कहानी की शुरुआत होती है और हम 3 लोगों को देखते हैं जो कि रेगिस्तान में घूम रहे हैं। वो असल में रगून नाम की कंपनी के लिए काम करते हैं, जिनका काम है ऐसी जगहों पर जाकर किसी मिनरल की खोज करना जहां इंसान नहीं पहुंच पाते। आज उन्हें एक ऐसी जगह के बारे में पता लगा है जिसके लिए तीनों ही तैयार होकर निकल जाते हैं। और जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वहां एक अंडे जैसे आकार का कुछ मिलता है, जो कि काफ़ी अजीब लग रहा था क्योंकि ऐसी कोई चीज़ रेगिस्तान में बहुत ही कम पाई जाती है। उन तीनों को लगता है कि शायद यहाँ पर कोई खजाना होगा जिसको किसी ने छुपाया है, और इसीलिए उनमें से एक आदमी अंडे को हैमर से तोड़ना शुरू करता है और फिर जब उसमें होल बन जाता है तो उसके अंदर देखता है। पर दोस्तों, तभी एक दानव उसके अंदर से बाहर आता है और उन तीनों को एक एक करके मार डालता है। तो कुछ इस तरह से था इस कहानी का इंट्रो। अब आते हैं अपनी मेन स्टोरी लाइन पर, जहाँ हम जैक को देखते हैं जो कि एक रिसर्च टीम में काम करता है। लेकिन आज उसके लैब में एक हादसा हो गया है। एक क्रू जो कि एक लैब के दूसरे साइड में है, वो लैब में फंस चुका है और किसी दिक्कत के कारण उस रूम का टेम्परेचर बार बार बढ़ता जा रहा है, जिस कारण उसकी मौत भी हो सकती है। इसीलिए जैक अपनी सूझबूझ दिखाता और अपने कलीग के साथ मिलकर फौरन इसका हल निकालता है, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ उसकी ही गलती थी। इसमें उसने ही उसे अंदर जाने को कहा था। अब जैक को पहले से पता था कि वो रूम अभी ठीक नहीं है। खैर, वो उसे ठीक कर देता है जिससे कि वो लोग बाहर आ जाते हैं। इतने में जैक के पास उसके बॉस आते हैं जो कि ये सब कुछ ऊपर से देख रहा था। वो नीचे आकर जैक को एक पेपर देते हुए बताता है कि तुम्हारा ट्रांसफ़र अब साइट पर हो गया, जिसके लिए तुम्हें कल निकलना होगा। ये देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि इस साइट पर आज तक जो भी गया है उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। पर बॉस को शायद यकीन था कि जैक सब कुछ ठीक कर देगा। सीन शिफ्ट होता और हम जैक को एक रेगिस्तान के बीच सूटकेस लेकर खड़ा हुआ देखते हैं। एक आदमी जिसकी एक छोटी सी दुकान है, वो उसे पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक देता है, जिसे लेकर जैक सोचता है कि क्या किस्मत है मेरी, इस बीहल में कोल्ड ड्रिंक मिल गई। तभी वहाँ पर उसे कॉल नाम का बंदा रिसीव करने के लिए आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खड़ूस था। देन वो उसे लेकर अपने कैंप पर जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात ऑफिस में काम कर रहे कुछ और लोगों से होती है, जिसमें मिकी भी होती है जो एक लड़की थी, और सब लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। वो जैक का पासपोर्ट मांगती है, जिसको देखकर वो उसके बैग को चेक करने को बोलती है, जिसमें उसे एक मशीन मिलती है जो कि ज़मीन की काफ़ी गहराई तक पता लगा सकती है कि वहाँ क्या है। इसी बीच वहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन नाम का वो बूढ़ा आदमी एक डायरी अपनी पैंट के अंदर डाल लेता है, जो कि मिकी काफ़ी देर से ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे उसमें जैक की एंट्री करनी थी। उसकी ऐसी हरकत देखकर वहाँ पर एक काम करने वाला आदमी बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि वो ऐसा बहुत बार कर चुका है ताकि मिकी परेशान हो, जिसके चक्कर में उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है और वो उस डायरी को लेकर उसको दे देता है। जिसके बाद हम मिकी और जैक को बाहर आते हुए देखते हैं। दरअसल उन्हें उन तीनों लोगों को ढूंढने के लिए जाना है जो कि उन्हीं की टीम के थे, जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। हमें तो पता है कि वो वापस क्यों नहीं आए, लेकिन इन्हें पता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये रेगिस्तान जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ अलग लोग रहते हैं जो कि इंसानों की सिर्फ हड्डियां ही छोड़ते हैं। साथ में इस रेगिस्तान के नीचे इतने खजाने को गाड़ा गया है कि उसे पूरा अमेरिका 3 साल तक खाना खा सकता है, और इसी की तलाश में ये लोग सालों से हैं। इस बीच हम देखते हैं कि वो जो ट्रक था उसके ऊपर कई गैलन पेट्रोल लदा हुआ है, क्योंकि इन्हें कितने दिन यहाँ सरवाइव करना पड़ जाए कोई अंदाज़ा नहीं है। यहाँ हम 2 और लोगों से मिलते हैं जो कि ट्रक में पहले से मौजूद थे। सारा और माइक और कॉल को तो हम पहले से जानते हैं। तीनों का ही सफ़र शुरू हो जाता और ये बस इस रेगिस्तान में भटकते रहते हैं। यहाँ से वहाँ माइक की बकवास सुनते सुनते कॉल बोर हो जाता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। उधर जैक मिकी की ओर हल्का हल्का अट्रैक्ट होने लगा था, और इसी बीच हम एक पहले का सीन देखते हैं जहाँ ये सब ट्रक पर बैठ रहे थे। तो इनके साथ एक लोकल आदमी भी होता है जिसका नाम सुलेमान था। उसने जाने से पहले इन्हें एक स्कल लॉकेट दिया था और वो कहता है इसे कभी उतारना मत। अब प्रेजेंट में आते हैं इन सभी को वो पहली वाली टीम का ट्रक मिल गया है, इसीलिए ये वहीं रुकते हैं और छानबीन करना शुरू करते हैं। इस बीच एक टीम मेंबर को कुछ दूरी पर कुछ मिलता है, जो कुछ और नहीं बल्कि उन लोगों की लाशें थी, लेकिन वो गल चुकी थी, जिसको देखकर कॉल सोचता है कि इनकी मौत को तो 3 या 4 दिन पहले ही हुई। इतनी जल्दी इनका शरीर गल कैसे गया? ये तो नामुमकिन है, और इन्हें मारा किसने? तभी माइक बोलता है कि यहाँ पर तीसरे बंदे की लाश नहीं है, शायद ये काम उसी का होगा। तभी उन्हें टाइटन वही लोकल बंदा आवाज़ देकर ऊपर आने को कहता है। जब सभी वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें किसी के पैरों के निशान दिखाई देते, जो कि बहुत दूर तक जा रहे थे। वो उनका पीछा करते हैं कि तभी उन्हें एहसास होता है
कि जब उन्होंने शुरू किया था ये तो 2 पैर थे, लेकिन अब ये 4 हो गए हैं, ये कैसे संभव है। इतने में टाइटन को सामने कुछ दिखता है। वो जगह किसी शमशान घाट जैसी लग रही थी, या फिर यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रिचुअल किया गया था। जब जैक उस जगह के करीब जाकर उसको छूने की कोशिश करता है तो वो उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उसका कहना था कि ऐसे किसी भी जगह को छूना सही नहीं है। तभी माइक ट्रक लेकर आ जाता है, क्योंकि अब ये लोग वापस बेस पर जा रहे हैं, जहाँ ये किसी फॉरेंसिक टीम को यहाँ पर भेजेंगे जो कि इनकी टीम मेंबर की कैसी मौत हुई पता लगाएगी। अब ये जा रहे होते हैं कि बीच में इन्हें एक और कंकाल मिलता है जिसका सर बॉडी से अलग था। जब वो नीचे उतरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये भी उन्हीं के साथ वही तीसरा आदमी था जिसको कॉल कातिल समझ रहा था। ये सब देखकर वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगा था, क्योंकि कोई उसकी पूरी टीम को मार कर निकल गया और वो कुछ नहीं कर सके। वो सभी से कहता है कि हमें उस बंदे को ढूंढना होगा जिसने ये सब किया, पर सारा का कहना था कि रात होने वाली है, हम ऐसे रात में उसे ढूंढ नहीं सकते। पर कॉल जिद पर अड़ा रहता और सबसे कहने पर वो मान जाता है। फिर वो लोग रात वहीं गुजारते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि जैक अपने ऑफिस के दिनों को याद कर रहा है, जब वो आराम से एसी में बैठकर काम किया करता था। लेकिन फिर उस दिन जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो यहाँ पर आना पड़ा उसे। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी चीज़ उसके लिए हुई, उसकी मीटिंग मिक्की से हो गई। अब उसे नींद नहीं आती, इसीलिए वो रेगिस्तान में स्केटिंग करने के लिए चला जाता है, जिसको मिक्की भी देख रही थी। तभी वो उसके पास उसकी मशीन लेकर आती है जो कि बहुत देर से बीप कर रही थी। जैक उसको चेक करता है। दरअसल वो मशीन ये बताने की कोशिश कर रही थी कि ज़रूर कोई है जो उनके आसपास है, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ वहाँ फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए दोनों वहीं बैठ जाते हैं, जिस बीच जैक उसे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। दोनों ही अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें शेयर करते हैं, जैसे कि मिकी के डैड भी यही काम किया करते थे, इसीलिए उनको देखकर उसे इन सब में इंटरेस्ट आने लगा और फिर उसने इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया। कुछ देर बाद वो सोने के लिए चली जाती है, पर वो वहीं बैठा रहता है और उसकी आंख लग जाती है। लेकिन इतने में उसकी मशीन लगातार बीप हो रही थी। उसमें दिखा रहा था कि ज़रूर कोई आसपास ही है, पर जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। पर दोस्तों, जैसे ही वो सामने की ओर चेहरा करता है, वहाँ पर कोई विशाल से आकार का दानव था, जिसको देखकर वो तेज से चिल्लाता और भागकर ट्रक के पास आता है। सभी लोग जाग जाते हैं और नीचे उतरते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तब कॉल जैक को कहता है कि तुम अभी अफ्रीका के रेगिस्तान में हो, यहाँ पर कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो तुमने कभी देखे नहीं होंगे। तो जैक कहता है कि ये बात तुम्हें भी पता है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो हम सभी को पता है, लेकिन वो क्या है किसी ने उसे कभी नहीं देखा, कुछ सुपर नेचुरल चीज़ है। तभी मिकी आकर उन्हें बताती है कि उसकी टीम मेंबर के कंकाल अपनी जगह से गायब है, जिसको सुनकर टाइटन उन्हें बताता है कि ये सब चीज़ सैंड मदर के द्वारा करी जा रही है। वो इस रेगिस्तान की रानी है और वो तब से जिंदा है जब डायनासोर भी नहीं थे, लेकिन उसकी प्रजा खत्म हो चुकी है, इसीलिए उसे जो कुछ भी मिलता है वो उसे खाकर ख़त्म कर देती है और सिर्फ हड्डियों को ही छोड़ती है। पर आज तक किसी ने उसको देखा नहीं है। ये चीज़ मुझे मेरे दादाजी बताया करते थे। अब उसकी ये कहानी कॉल को एकदम बकवास लगती है, पर इतने में दोस्तों जैक की मशीन में फिर से बीप होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कॉल सारा से कहता है कि हमें उसी डायरेक्शन में ले चलो जहाँ पर ये मशीन बता रही है, लेकिन वो जाने से मना कर देती है, क्योंकि ऐसे अंधेरे में ट्रक रेगिस्तान में फंस भी सकता है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। अगर वो सुबह जाएंगे तो बेहतर होगा। पर दोस्तों, क्या आपको सच में लगता है कि वो सैंड मदर होगी? क्या जो अंडे हमने शुरुआत में देखे थे वो उसी के बच्चे थे, या फिर उसकी प्रजाति बढ़ रही है? अब सुबह होने पर सभी लोग निकल पड़ते हैं उस ओर जहाँ पर इन्हें निशान मिले थे। रात में वो सभी उसका पीछा करते हैं और फिर आखिर में उन्हें कुछ दूरी पर कुछ दिखता है। कॉल अपनी स्नाइपर से देखता है कि वहाँ पर कोई क्रिएचर था जो कि भाग रहा था। वो उसे तुरंत ही शूट करता है, लेकिन जैसे ही उसे गोली लगती है वो किसी एशेस की तरह बिखर जाता है। ये सभी उसके पास जाते हैं, पर वहाँ उन्हें सिर्फ अपनी टीम मेंबर का वही कंकाल दोबारा दिखता है, जिसको इस बारी वो अपने साथ रख लेते हैं। इस बीच टाइटन उन्हें बताता है कि जब वो अपनी जवानी में था तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसका एक चरवाहा दोस्त जो कि अपनी बकरियों के साथ जा रहा था, पर जब वो उसके पास गया तो उसे बस उसकी लाश मिली, वो भी सिर्फ हड्डियाँ। अब कॉल को उसकी बातों पर यकीन होने लगा, क्योंकि उसने भी उस दानव को देखा था। इसके बाद वो लोग यहाँ से जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वो ट्रक को स्टार्ट करते हैं उसमें आग लग जाती है, जिसको सारा जैसे तैसे करके बुझा देती है, पर अब ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। कॉल माइक को कहता है कि क्या तुम इसको ठीक कर दोगे? तो वो कहता है कि इसमें महीनों लग जाएंगे। उधर मिकी रेडियो से बेस पर कांटेक्ट करने की कोशिश करती, लेकिन कोई भी कनेक्शन नहीं हो रहा था।
सभी काफ़ी परेशान हो गए थे। तभी सारा कहती है कि हमारे पास 4 दिन के खाना और पानी का सामान है, इसीलिए हम 4 दिन यहाँ गुजार सकते हैं, तब तक कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तभी इनके ऊपर से एक छोटा प्लेन भी गुजरता है, पर जब किस्मत खराब हो तो कुछ काम नहीं आता, इसीलिए ये लोग अब वहीं पर ही टेंट वगैरह लगा लेते हैं और अपनी बस्ती बसा लेते हैं। एक दिन जब माइक सोने के लिए जाता है तो वो टाइटन को उठा देता है ताकि वो पहरेदारी कर सके। इस बीच वो देखता है कि कोई है जो उसके आसपास ही है। मशीन बार बार बीप कर रही है। वो माइक को उठाता है जो कि अपने स्लीपिंग बैग में सो रहा था, पर वो उठता नहीं, इसीलिए टाइटन उसे पलटता और जब वो पलटता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। माइक के एक साइड का फेस पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका था, वो भी जिंदा हालत में। जी हाँ, ये काम उसी का था। ये देखकर वो अपने साथियों को बुलाता है। इसी बीच वो दानव छोटे छोटे टुकड़ों में फैलने लगा था, जो कि टाइटन को भी अपने कब्जे में ले लेता है और उसके हाथ को पूरा गला देता है, जिससे वो दर्द के मारे बहुत चिल्लाता है। सभी लोग उस स्लीपिंग बैग के ऊपर शूट करते रहते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो पार्टिकल अब उनकी ओर बढ़ रहे थे। उसने माइक को तो पूरा ही गला दिया था। इस बीच कॉल वहां पर पेट्रोल छिड़कने लगता है, फिर आग जलाने की कोशिश करता है, पर सारा उसे ऐसा करने से मना कर, क्योंकि इसमें उनकी ट्रक भी जल सकती है और तब उनके पास छत भी नहीं होगी। तभी जैक बताता है कि देखो वो पीछे जा रहा है। वो पेट्रोल से डर कर पीछे भाग रहे थे, जो देखकर सभी जल्दी से ट्रक के अंदर आ जाते हैं, जहां पर हम टाइटन को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। बाहर हम जैक को देखते हैं जो कि ट्रक के आसपास पेट्रोल छिड़क रहा था ताकि वो सभी सेफ रहे। इतने में दोस्तों वो दानव ने माइक के कंकाल को खुद के अंदर समा लिया था, जिससे कि उसका फिर से पुनर्जन्म होता है। पर वो वापस जा रहा था कि तभी कॉल आकर उसे शूट करता है, जो करने से जैक उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं मानता और इसी चक्कर में दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जिसको अलग करने के लिए वहां पर मिकी आती है। वो उन्हें समझाती है कि हमें एक साथ रहना होगा, ऐसे लड़ने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए वो दोनों अलग हो जाते हैं और फिर ट्रक में डिसाइड होता है कि उन्हें मदद के लिए कल पैदल ही जाना होगा बेस तक। यहाँ सारा टाइटन के पास होगी उसके देखने के लिए, क्योंकि अगर ऐसे ही हम यहाँ पर बैठे रहे तो कुछ भी नहीं होगा। अब सब मान जाते हैं और फिर सुबह हम देखते हैं कि 3 लोग निकल पड़ते हैं बेस तक और यहाँ ट्रक में ये दोनों रहते हैं। उधर वो तीनों बस चलते ही जा रहे थे क्योंकि सफ़र बहुत ही लंबा होने वाला है। इतने में इनके सामने एक तूफान आता है जिसकी चपेट में ये तीनों आ गए थे। जब वो तूफान थमता है तो ये लोग देखते हैं कि उनका सारा सामान टूट गया है, जैकि वो मशीन भी खराब हो गई है। जो पेट्रोल वो अपने साथ लेकर आए थे वो भी आधा गिर गया है, लेकिन फिर भी ये चलते रहते हैं। कुछ ही समय में रात हो जाती है, इसीलिए एक जगह पर रुककर वो थोड़ा आराम करते हैं। कॉल उसके चारों ओर पेट्रोल डाल देता है। जैक और मिकी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हुए थे कि तभी वो देखते हैं कि वहां पर वही सैंड मदर आ गई है जिसने मिकी का फेस लगाया हुआ था। कि अंदर आने पर उसको पेट्रोल के ऊपर से आना पड़ेगा, जो कि वो नहीं कर पाती, इसीलिए वापस लौट जाती है। मतलब वो कहानी सच थी दोस्तों। सुबह इन लोगों की नींद किसी आवाज़ से खुलती है जो कि रेडियो पर था। जब ये अपने आसपास देखते हैं तो इन्हें वहां पर अपनी लास्ट टीम की ट्रक दिखती है और वो अंडा भी दिखता है जो उसी के पास ही था। तीनों ही बड़ी सावधानी से उसके अंदर जाते हैं। तब जैक को पता चलता है कि ये सैंड मदर का दिया हुआ अंडा है। ये प्रजाति चींटियों जैसी होती है और इनका आकार और शक्तियाँ अलग है बाकी के रहन सहन से, और ये इस रेगिस्तान में हर जगह पर फैल सकती हैं। अगर ये ऐसे अंडे देती रही तो वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर देंगी, क्योंकि ये अंदर किसी भी मांस को गला सकती है। इस बीच ऊपर हम जॉन को देखते हैं जिसकी आवाज़ सुनकर ये बाहर आते हैं। उसे लगता है कि इन्होंने अपने साथियों को मार दिया और जो कुछ भी खजाना मिला होगा आपस में बांट लिया। मिकी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानता और तीनों को हथकड़ी लगाकर ट्रक में बैठा लेता है। लेकिन जैक कहता है कि हमें कुछ करना होगा वरना सब मारे जाएंगे। तभी कॉल शीशे से जॉन को मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो लोग एक माइन के पास जाते हैं क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि ये क्रिएचर अब अपनी एक सोसाइटी बनाना चाहता है, जिसके लिए उसने इस माइन को चुना होगा। क्योंकि ये काफ़ी गहरी है, वो अपने साथ एक लिक्विड को भी रख लेता है। वहीं जॉन को ट्रक में ही बांध देता है। अब तीनों ही अंदर की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, पर वहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था जिसके लिए उसने माइन को चुना है। ये काफ़ी गहरी है, वो अपने साथ एक लिक्विड को भी रख लेते हैं। अब तीनों ही अंदर की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, पर वहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए सभी टॉर्च की मदद से आगे बढ़ते हैं। तभी जैक को वहाँ पर एक पुनरा जनरेटर मिलता है जिसको वो शुरू कर देता है। हल्की फुल्की रोशनी आ जाती है, पर इस बीच कॉल अकेले ही उस क्रिएचर को मारने जा रहा था जो कि उसे चुपचाप करके देख रहा था। जैसे ही वो अंदर जाता है वो कॉल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जैक चालाकी दिखाता है और उसका ध्यान अपनी ओर करके एक होल में गिरा देता है। कॉल जैक को थैंक यू कहता है, उसने उसकी जान बचा ली। लेकिन इतने में दोस्तों वो क्रिएचर उस खाई से उसके पैर को पकड़ लेता है
उसे अंदर खींचने लगता है और दोनों कॉल का हाथ पकड़े हुए थे, पर कॉल उनका हाथ छोड़ देता है और उस लिक्विड को लेकर अंदर खाई में चला जाता है, जिससे कि दोनों की मौत हो जाती है। पर अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई। जिस जगह पर ये खड़े हैं वो असल में माइन का दूसरा हिस्सा है, जहाँ पर उस रानी ने पूरा कब्जा कर रखा है। तभी जैक को एक चीज़ दिखाई देती है जो किसी लाइफ ककून जैसी थी। उसे समझ जाता है कि ये वही है जिसकी सेफ्टी के लिए रानी ने इतना सब कुछ किया है। ये उसका दिल हो सकता है, इसीलिए वो उसके अंदर चाकू मार देता है, जिससे कि सब कुछ खत्म होने लगता है। वो माइन भी गिरना शुरू हो जाती है, इसीलिए दोनों ही बाहर आ जाते। पर वहाँ उन्हें जॉन की गली हुई लाश मिलती है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते। खैर कुछ दिन बाद अम्मी की शहर की ओर निकल जाती है, जिसको छोड़ने के लिए जैक खुद जाता है, क्योंकि वो उसका साथ नहीं जाना चाहता। अब उसे कुछ और ढूंढना है यहाँ पर, लेकिन उसने मिकी को शहर भेज दिया। इस बीच हम देखते हैं कि मिकी के बैग में एक और ककून है, जो कि वो शहर लेकर जा रही है ताकि वहाँ पर उसे रिसर्च कर सके। यानी कि इसका साफ मतलब है जो वो माइन थी वहाँ पर सिर्फ एक नहीं हज़ारों रानी रहती है, जिनका न जाने कितने ककून हो सकते हैं, जिसकी रक्षा वो करते हुए आ रही है। अब उसी को ढूंढने के लिए जैक यहाँ पर रुका हुआ है, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया है। अब इसके आगे कहानी क्या होगा, इसे हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।